नमस्कार, मैं हूँ रजनी कौर। न्यूज़ अफेयर 24 से के विशेष कार्यक्रम पर्यावरण की पाठशाला में भी मन रक्षक में आपका स्वागत करती हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम जो केवल पर्यावरण संरक्षण की बात ही नहीं करता, बल्कि आपको रूबरू करवाता है ऐसे लोगों से जो इसकी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं जिनसे मिलने आई हूँ, उनका नाम है श्री मनीष जी गलुंडिया। नमस्कार सर। नमस्ते। आप न केवल प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, वर्ण उद्योगपति हैं। आप होटल एसोसिएशन में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हैं, उसके अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और वर्तमान में इसके अंदर आज भी सक्रिय हैं। इसके अलावा रोटरी क्लब में आप जनरल असिस्टेंट की भूमिका निभा चुके हैं और रोटरी सेवा एलिट में भी आप अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में आप यूसीसीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा आप जैन समाज के काफ़ी सारे संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने का और संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर इनके क्या विचार हैं और इस क्षेत्र में वे क्या कर रहे हैं और आगे उनकी क्या और भी इच्छा है। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सबसे पहले तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि पर्यटन विकास और अर्बनाइजेशन की वजह से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लोगों की बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से उदयपुर का जो माहौल बदल गया है, पर्यावरण का जो माहौल बदल गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पर्यटन में एनवायरनमेंट एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहाँ तक आप आज की तारीख में देखेंगे, जितनी भी बड़ी होटल्स आ रही हैं उदयपुर में, वहाँ सबसे ज़्यादा स्पेस पर्यावरण के रूप में छूटा हुआ है। गार्डन्स, प्लांटेशंस, ये सबसे अहम पार्ट है हमारी इस पर्यटन व्यवसाय में, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो जो ब्यूटी है होटल की वो निखर के नहीं आएगी। आप इंटीरियर कितना भी बढ़िया करा लें, लेकिन जब आप एंट्रेंस होते हैं किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, टूरिज़्म में, तो एक जब वाओ फीलिंग नहीं आएगी तो वाओ फीलिंग ग्रीनरी देख के ही आती है। जब वो ग्रीनरी देख के जब वाओ फीलिंग आएगी तो लोगों को अट्रैक्ट भी होता है, नहीं हम सही जगह आए हैं। तो पर्यावरण के प्रति टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत सचेत है और मैक्सिमम इंडस्ट्रीज प्लांटेशन पे और कोशिश करती है कि आसपास का इलाका भी अगर मिल जाए तो हम उस पर प्लांटेशन करके अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सकें और इस पर्यावरण सुरक्षा के एक मुहिम में हम अपना सहयोग कर सकें। लेकिन अरावली अभी जिस तरीके से कट रही है सर, अरावली अपने आप में वैसे ही प्राकृतिक रूप में काफ़ी सुंदर है, लेकिन अरावली को काटकर जो आजकल होटल इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो रही है, एक रिसोर्ट इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो रही है। हम पहले पहाड़ी को काट रहे हैं, फिर वहाँ पे एक होटल खड़ा करके 5 स्टार, फिर हम कुछ 5 पेड़ लगा रहे हैं 1000 पेड़ काट के। सर, ये कौन सा विकास है? आपका कहना सही है कि इस समय अरावली पर्वतमाला पर कटिंग्स भी हो रही है। जरूरी नहीं है होटल रिसोर्ट्स भी आ रहे हैं, प्राइवेट रियल इस्टेट वाले लोग भी अब इस पहाड़ी को काट रहे हैं कि अपन सिर्फ एक पर्यटन व्यवसाय को ही अपन एक जिम्मेदारी दे दें, ऐसा नहीं है। लेकिन कटिंग करने के साथ साथ मेरा ऐसा मानना है, अगर वो कटिंग कर रहे हैं तो उन्हें पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभानी पड़ेगी। आपको जानकर मैं बताना चाहूँगा कि आज ही मैं पढ़ रहा था कि केंद्र सरकार ने 1400 किलोमीटर अहमदाबाद से लेके नई दिल्ली तक एक पूरा अरावली ग्रीनमाला बेल्ट बनाया है, जिसके अंदर जो हाईवे अहमदाबाद से नई दिल्ली जाएगा उस पूरे हाईवे पे ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। करीब वो 5 किलोमीटर का एक पूरा एक 5-5 उनका पूरा एक फेस है, उस फेस को पूरा कवर कर लेगा। और इसमें मैं चाहूँगा कि न केवल आम पब्लिक हो या कोई भी व्यवसाय हो, हर व्यक्ति इस पर्वतमाला, इस ग्रीन कॉरिडोर से जुड़ना चाहिए, ताकि संदेश ये होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। जो हम आज की तारीख में हम जो देख रहे हैं कि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ती जा रही है, आज की हम जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं पर्यावरण का मुख्य रोल है। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इस पर्यावरण के प्रति सचेत रहें और उसमें अधिक से अधिक सहयोग कर सकें। सर, आर्थिक विकास के नाम पे मैं मानती हूँ कि हमको बड़े बड़े रोड भी चाहिए और हम ग्रीन प्लांटेशन जो आपने कहा कि वो बनाया जा सकता है, लेकिन पहाड़ की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है। पहाड़ आपको जो सुरक्षा देता है वो एक अलग है। पहाड़ होने की वजह से हम भूकंप से बचे रहते हैं, हमें मिनरल्स वाला पानी जो आप चाहिए कहिए कि बहता हुआ जो आता है
वो भी हमें नदियों में मिलता है। और पहाड़ों से जो सुरक्षा है, वन्य जीवों का घर है। सबसे ऊपर तो देखिए जैसे कि हमारे जो ये मांसाहारी जानवर है, तेंदुआ है, बिल्कुल। पैंथर है, ये रहते हैं। उसके नीचे हम आते हैं तो हिरण, मोर और ये सब रहते हैं। तो नीचे वाले तो हमने काट दिए हैं सर, छोटी छोटी सी रिसोर्ट से खड़े करने के लिए। ऊपर भी हम पहुंच रहे हैं तो वो पैंथर उतर के अब हमारे घरों में आ रहे हैं। तो सर क्या ऐसा ज़रूरी है कि हम पर्यावरण ने जो हमें दे रखा है, प्रकृति को छेड़ कर ही हम कोई विकास करें? क्या इसका कोई बीच का रास्ता निकल सकता? देखिए मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पुराने समय में भी तो ये चीज़ें हो रही थी, वो तो नहीं छेड़ते थे, हम क्यों छेड़ रहे हैं? देखिए, सरकार ने बहुत प्रयास कर रही है। सरकार ने अभी एक हिल पॉलिसी भी लेके आई है, उसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है और बहुत अतिशीघ्र इसका एक कानून भी बन जाएगा। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसी तरह से शहरी क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हम ये सब नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही है। जहाँ पहाड़ भी कट रहे हैं, पहाड़ की तलहटी तक लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ काम कर लोगों को अपना जो ईगो है या अपना जो सिद्धांत है उसको थोड़ा एम्बिशियस है, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में हम जो देखते हैं, सबको एक बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत बड़ा रिच पीपल बनना है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की आवश्यकता है। पर्यावरण को न छेड़े, पर्यावरण को बिना छेड़े अपना सारा काम करें तो हम इस देश को कहीं अधिक आगे ले जा सकते हैं। जहाँ तक हिल पॉलिसी की है तो सरकार ने अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि सरकार की हिल पॉलिसी ड्राफ्ट हो चुकी है और अतिशीघ्र लागू हो जाएगी। इसी तरह एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और कोड भी इस बारे में बहुत सख्त है। तो अब आज की तारीख में जितने कट गए हैं पेड़ या जहाँ पहाड़ियाँ कट गई है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें विद परमिशन विद उससे आगे ही बढ़ना पड़ेगा। उसके अगर आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी सारी सीज हो जाएगी और इवन हो सकते हैं उनके मकान या उनके जो कानूनी दाव पेच होंगे उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप 5 वर्ष तक एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे होटल इंडस्ट्री में, तो आपने इन 5 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जो आपको लगता है कि देखिए, बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण के रूप में अगर हम देखें तो दूध तलई का जो विकास आप देख रहे हैं, उस समय रविंद्र शिमाली जी महापौर हुआ करते थे। दूध तलई को पूरा वृक्षारोपण से लेकर दूध तलई की सफाई में बहुत प्रमुख योगदान रहा है। हमने यूआईटी के सहयोग से यहाँ तोरण बावड़ी पे एक बावड़ी थी, उसकी सफाई करा के उसका पूर्ण जीर्णोद्धार करा के एक बहुत बड़ा काम किया था, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत अतिशीघ्र, क्योंकि उदयपुर में बावड़िया अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखती है, तो उसके लिए हमने सहयोग किया। और यही नहीं, हमने अधिकतर जगह प्लांटेशन के साथ साथ में सोलर एनर्जी का भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हमने मैक्सिमम होटल्स पे सोलर पैनल्स के रूप में, सोलर एनर्जी के रूप में उनको लगाने के लिए उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, ताकि अधिक से अधिक हम ग्रीन एनर्जी हम कर सकें, अपनी बिल्डिंग को ग्रीन एनर्जी के रूप में ले सकें। मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छी टेक्निक जापान और चाइना ने मिलकर एक बनाई है, जिसके अंदर घरों से बिजली उत्पन्न हो जाएगी। जो घरों की जो वॉल है उससे बिजली उत्पन्न हो जाएगी। सीमेंट वो एक आधुनिक रूप से वो एक टेक्नोलॉजी के रूप में ला रहे हैं। तो आखिर ये सब चीज़ें पर्यावरण के लिए फ़ायदे के लिए, अगर इस तरह की नई टेक्नोलॉजी आती है और अगर हम उसे अपनाते हैं तो डेफिनेटली रूप से पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ा रहेगा। जहाँ तक पर्यटन की बात आप कर रहे हैं या मेरे कार्यकाल की बात कर रहे हैं, तो दो चीज़ें तो ये है ही है, प्लांटेशन ऑलरेडी है, प्लस सरकार से हम समय समय पर उन्हें, हम जैसे पॉल्यूशन में हम जाते हैं 30% रिजर्व करते हैं कि साहब 30% प्लांटेशन होना चाहिए हर होटल में। कोशिश करते हैं कि जहाँ जगह मिलती है वहाँ उस होटल वाले को प्रोत्साहित करके वहाँ प्लांटेशन 10% भी हो, 20 जितनी % जगह हो वहाँ प्लांटेशन के हम रूप देने की कोशिश करवाते हैं। जी, जैसे मैदानी इलाकों में तो अगर होटल इंडस्ट्री खड़ी होती है उससे कोई परेशानी किसी को भी नहीं है, क्योंकि वो जगह पे किया जा सकता है। मेरा जो मेन कंसर्न है वो यही है कि आप कितनी भी बड़ी होटल बनाइए, मैदानी इलाकों में बना लीजिए, लेकिन पहाड़ों को काट के जो इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, रिसोर्ट्स बन रहे हैं बड़े बड़े, और वो कटाई भी इतनी देखने में पीड़ादायक होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, गीतांजलि की तरफ एक पहाड़ अभी बुरी तरह से कटा हुआ, आधा पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप नाथद्वारा की तरफ अगर निकल जाएं तो बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर बड़े बड़े रिसोर्ट खड़े किए, लेकिन मैं आपको बता दूं वो चल भी नहीं रहे। मतलब आपने दोहन तो कर दिया प्रकृति का, लेकिन वहां पर कोई नहीं है, वो चल भी नहीं रहे। आपने पैसा भी बर्बाद किया, प्रकृति को चीर भी दिया, और उसका क्या फायदा हुआ? आपने मतलब क्यों हम कोई चीज को आगे सोचते हुए कोई कार्य नहीं करते? देखिए, मेरा एक पर्यटन दृष्टि से अगर मैं देखूं, पहाड़ी पे अगर कोई होटल बना रहा है,
अगर वो सिस्टमेटिक वे में आर्किटेक्ट के थ्रू एक अच्छे प्लानिंग के तहत बिना पहाड़ी की कटिंग के अगर वो एक होटल बना रहा है या रिसोर्ट बना रहा है तो उसमें कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जो लोग अगर पहाड़ी काट के उसको पूरा समतल करके अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो एक कानून की नज़र से और हमारी नज़र से भी एक गलत काम वो कर रहे हैं। उसके लिए हम सख्त कानून होना चाहिए और उन होटल्स को या उन रिसोर्ट को अतिशीघ्र बंद करने या सीज करने की कार्रवाई अगर सरकार करती है तो उसमें हम भी पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। तो हमने ऐसी बहुत सी होटल्स देखी हैं जो नाथद्वारा रोड पे भी है, जहाँ बहुत अच्छा प्लांटेशन के साथ में बिना पहाड़ी काटे बहुत अच्छे वे में उन्होंने होटल्स और रिसोर्ट्स बनाए हैं और अच्छी चल भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि हर होटल्स वो है, क्योंकि आज की तारीख में मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बोली थी कि कभी भी हम पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हमारा टूरिस्ट क्या सोचता है, उसको क्या अच्छा लगता है। अगर वो जैसे ही अगर होटल के अंदर एंटर होता है और उसको ग्रीनरी नज़र आती है तो एक आंखों को सुकून मिलता है। तो आदमी कस्टमर कब आएगा किसी होटल के अंदर एंटर में, जब उसको सुकून दिखेगा। और सुकून प्लांटेशन से तो सर हम ग्रामीण पर्यटन को भी तो बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि अभी जब मैं पद्मश्री श्री श्याम सुंदर जी पालीवाल जी के ग्राम पंचायत में जब मैं गई, उन्होंने वहाँ पर इस तरह का कुछ मॉडल बना रखा है, तो वो सेम चीज़ वहाँ पर भी है। तो हम ग्रामीण पर्यटन को भी तो इसमें बढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो उस क्षेत्र को रोजगार भी तो मिलता है। बिल्कुल आपका कहना सही है। देखो, राज्य सरकार ने रूरल टूरिज्म भी एक पॉलिसी बना रखी है जिसमें अधिकतर लोगों को, सभी लोगों को इसकी करीब मैक्सिमम लोगों को जानकारी अगर नहीं हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि राज्य सरकार द्वारा रूरल टूरिज्म की एक पूरी पॉलिसी बनाई हुई है, जहां न केवल रोजगार लोकल ग्रामीणों को ही, वहाँ के लोगों को देना है, वहाँ की लोकल रेसिपी जो है आप उसको बढ़ावा देना है, और वहाँ की जो लोकल परंपरा हैं, जो आपके गीत संगीत है, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सी चीज़ें। कार्बन सेविंग जो हो रही है इसके थ्रू, उसका पैसा भी अगर ग्रामीणों को मिलता है तो वो भी उनके लिए एक रोजगार के लिए उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या आपकी इंडस्ट्री इस तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन पंचायत समितियों को या उनको हेल्प करने के लिए आगे कभी आप आगे आएंगे या आए हैं आप? आए हैं, बिल्कुल आए हैं। और अगर आप देखेंगे अधिकतर जितनी भी बड़ी होटल्स आ रही हैं आज की तारीख में, ब्रांडेड होटल्स आ रही हैं, वो सारी ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, एक तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया, लोगों को वहाँ के पर्टिकुलर ग्रामीण लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया, तो उनकी आमदनी भी बढ़ने लग गई। वहाँ पे लाइट की व्यवस्था और ये सब नहीं थी, तो वो भी होटल जब आई तो सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर जब आया तो सब चीज़ें वो लेके आ गई, तो उससे आसपास का एरिया डेवलप हो गया। तो निश्चित रूप से वहाँ ग्रामीणों को फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। प्लस वहाँ के जो स्कूल जो नहीं चल रहे थे, सरकारी स्कूल, वहाँ पे भी विद्यार्थियों का आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि जो शिक्षा दी गई है वो कैसा, अपने बच्चे को पढ़ाओ, हम आपको रखेंगे, हम आपको उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो इससे क्या हुआ, ग्रामीण के बच्चे भी स्कूल जाना लग गए और वो पढ़ाई भी करने लगे। तो हर दृष्टि से रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये जब इंडस्ट्रीज़ आगे आई तो सरकार ने भी देखा कि इसमें इतना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो उन्होंने अपनी छूट भी प्रदान करनी शुरू कर दी। और धन्यवाद देना चाहूँगा राज्य सरकार का, जिन्होंने एक रूरल टूरिज्म पॉलिसी राजस्थान में ला के ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई परिवेश में, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट में, सब में लोगों को सहयोग दिया। ऐसे कोई उदाहरण अभी आप मुझे दे सकते हैं कि जहाँ पर ग्रामीण टूरिज्म को मतलब इम्प्लीमेंट किया गया इस पूरे प्रोग्राम को? देखिए, अगर आप ग्रामीण में अगर आप चले गए, कोडियात चले जाइए, वहाँ के आसपास के लोग आपको बिल्कुल वहाँ आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। वहाँ छोटी छोटी, देखिए बड़ी होटल्स आई तो छोटी छोटी होटल्स भी आई। जब बड़ी होटल्स आती है, कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है, तो साथ में एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी आ जाती है। तो छोटे छोटे व्यवसाय वाले होटल्स आ गए, 10, 15, 20 कमरे वाले, तो उनको भी जब वहाँ डेवलपमेंट हुआ तो वहाँ आसपास के लोग वहाँ पे भी काम करने लग गए। सिर्फ मैं आपको एक जगह की बात नहीं, पर उदयपुर के आसपास जितने भी आप देख लीजिए, चाहे आप बलीचा चले जाएं, चाहे आप नेशनल हाईवे अहमदाबाद की तरफ चले जाएं, चाहे आप इधर जाडोल की तरफ चले जाएं, हर जगह जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, होटल टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, वहाँ आसपास लोगों को पूरा रोजगार की सुविधा दी गई है। और सरकार ने ये शर्त भी रखी है इसमें,
और छूट भी जो सरकार दे रही है वो यही दे रही कि आप लोकल लोगों को अगर आप रोजगार देते हो तो हम आपको ये छूट प्रदान करेंगे। वो बिना जो भी कार्य वो कर रहे हैं प्रकृति के साथ बिना छेड़खानी किए ही कर रहे हैं, बिना मतलब छेड़खानी कर रहे हैं। और बिना आप, पेड़ मैं तो काटे, आप कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलें, बिना एनीकट को रोके, बिना पानी का जो संरक्षण है, जहाँ से भी जल इकट्ठा, छोटे छोटे से एनीकट्स होते हैं काफी सारे गाँव में, बिल्कुल बिना उनके साथ छेड़खानी किए सब कुछ। आप काया चले जाएं, काया पे मेरे को अच्छी तरह मालूम है, एक होटल हुआ करती थी और आज भी है, जो पानी के बीच में से पानी उस होटल के बीच में से निकल रहा है, उन्होंने एनिकेट बना रखे हैं, उसको कोई छेड़ा नहीं है कोई। जैसे आप प्राकृतिक वातावरण को अगर आप छेड़ोगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो आपको नुकसान देगा। वो उत्तराखंड वाली त्रासदी हम भी बिल्कुल, आप अच्छी तरह जानते हैं देश में इस समय क्या हालत है। तो हम जैसे ही उनको छेड़ेंगे, हम ना बीच में हाईवे बने थे, नेशनल हाईवे माउंट आबू से उदयपुर तक का रोड में, तो बीच में इन्होंने सारे जलाशय को बंद कर दिया था। तो उसका भी हमने देखा कि वो जलाशय जब बंद हो गए तो फिर बीच में कहीं से फुटाव हो गया और फिर नुकसान भी होना पड़ता है। तो इस तरह की अगर चीज़ें होती है तो प्रकृति के साथ तो कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके उसके संरक्षण का मैक्सिमम उपाय और उसको लागू करने वाली बात भी होनी चाहिए। जी, आप अपनी अभी की जो पर्यावरण नीतियां हैं हमारे देश की, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि ये काफ़ी है, ये इसमें और भी सुधार की आवश्यकता भी है? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, सरकार अपना काम कर रही है जी, एनजीओ भी अपना काम कर रहा है। एक भारतीय नागरिक के रूप में मेरे को भी एक अपना स्वार्थ जनसहभागिता के रूप में लेना पड़ेगा जी। इसके लिए मैं तो एक निवेदन भी करूंगा सरकार से भी कि बच्चों के लिए शुरू से एक शिक्षा में पर्यावरण का एक टॉपिक शुरू से रखा जाए, जो कि 8वीं क्लास तक कंटिन्यूस चलता रहे, जिसमें कि अवेयरनेस प्रोग्राम से बच्चों में एक पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा होगी। उन्हें पता लगेगा कि हर बर्थडे पे अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो 20 साल में उस पेड़ की क्या स्थिति होगी। जैसे कि श्री पद्मश्री श्याम सुंदर जी पालीवाल की एक मुहिम है कि हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ वो लगवाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सर, बेटी ही क्यों, हर बेटा हर बेटी हर जन्मदिन पे लगना चाहिए, न केवल एक पे, हर एक जन्म। आज हम कहते हैं हमारे पास 150 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, ठीक है, अगर हर व्यक्ति एक एक पेड़ भी लगाए हर साल तो सर आप 10 साल में तो इस भारत का क्या होगा आप खुद देख सकते हैं। एक सुनहरा भारत, एक सोने का भारत हमें मिल सकता है। जैसे कि हम लोग जब वहाँ पर गए थे तो एक छोटा सा इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था कि वो उन्हीं का क्षेत्र है पिपलांत्री, और उसी के आसपास के क्षेत्र में जिस तरीके से पेड़ कट रहे हैं, और पेड़ कोई एक दो नहीं कट रहे हैं सर, मतलब क्विंटलों में कट रहे हैं वो पेड़, और उनको एक तरीके से बाहर भेजा जा रहा है, वो कंटेनर के कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये भू माफिया के साथ साथ अब पेड़ माफिया भी शुरू हो गया। तो वो सिर्फ उस क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये समस्या हमारे आसपास भी और है। देखिए तो, दो चीज़ हैं जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है वहाँ निश्चित रूप से पर्यावरण को एक नुकसान पहुंचता है, लेकिन उसकी भरपाई के लिए भी सोचना पड़ता है और करते भी है सरकार। नहीं, सरकार का इसमें ठीक है, एक मिनट, मैं आपको दोनों चीजें, दोनों पहलू बता रहा हूँ। जैसे नेशनल हाईवे बने, बहुत से पेड़ कटे, तो वापिस उस पेड़ को लगाने के लिए मुहिम चलाई, और आज ही सरकार ने एक घोषणा भी की है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल अरावली का पूरा एक वैली पूरा डेवलप करी, राइट फ्रॉम अहमदाबाद टू न्यू दिल्ली। तो जितने पेड़ कटे उतने लगेंगे। जहाँ तक सिटी या रूरल टूरिज्म, रूरल की बात अपन करें, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो डेफिनेटली पेड़ भी कटेंगे, पहाड़ियाँ भी कटेंगी। लेकिन अगर पेड़ और पहाड़ियाँ कटती है तो उनके लिए वापस चाहिए लोगों को कि वहाँ की जो लोकल सरकार है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चाहिए कि पब्लिक के सहयोग से इनको वापस डेवलपमेंट करें। क्या होता है, अब भी हमने बहुत सी जगह बात की, हमें ये पहाड़ी गोद दे दो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं देता जी। वो कहता है साहब हम पहाड़ी गोद नहीं दे सकते, कोई प्रेशर लग गया तो आपको दे देंगे, हमें कोई कब्जा नहीं करना है, आप गोद देने की बात करें, हम उसकी संरक्षण करके हम आप वापिस आपके पास रखिए, हमें हमारा नामांतरण भी नहीं चाहिए, हम वहाँ पेड़ लगाएंगे, हम आपको करेंगे, आपकी देख रेख में हम वहाँ काम करेंगे जी। अगर हम ऐसा सरकार अगर करती है, एक एक इंडस्ट्रीज जितनी भी राजस्थान में है, इन सबको अगर एक एक पहाड़ी दे दी जाए, मैं आपको कह रहा हूँ इतना बढ़िया विकास हो सकता है, इतना सिस्टमेटिक विकास हो सकता है कि राजस्थान एक अपने आप में सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं कहलाएगा, पर्यावरण के क्षेत्र में एक नया आयाम
स्थापित कर सकता है। इतनी पोटेंशियल है इस राजस्थान में। जी, राजस्थान को तो वैसे अधिकतर अगर कोई नाम सुनता है राजस्थान के बाहर तो लोगों को लगता है मरुड़ प्रदेश, उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, रेगिस्तान, धूल और मिट्टी। लेकिन जब लोगों के मानस पटल पे उदयपुर आता है तो बिल्कुल ऑपोजिट स्थिति है। मतलब अब उनको ये पता है कि राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, सिर्फ मरुड़ प्रदेश नहीं है, वहाँ पर हरियाली भी, और मतलब नगर ऐसा भी है कि जहाँ पर 100 से ज़्यादा झीलें कभी थी और आज भी हैं। सर, तो सबसे ज़्यादा झीलें ही उदयपुर में हैं पूरे, अगर आप एशिया की बात पर करें। हम कब तक इस मान को बनाए रख सकेंगे, वो आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को उठानी पड़ेगी और इस पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। अगर वो लक्ष्य कर ले कि मैं इस पर्यावरण को सुधार सकता हूँ, तो निश्चित रूप से आने वाला समय राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में हो सकता है, अगर हम इस चीज़ को ठान ले तो। जी हाँ, खैर पर्यावरण तो पूरे विश्व का ही बचाना है, पर हम शुरुआत अपने शहर से करें। जी, अपने शहर से करेंगे। एक मॉडल अगर हमने या एक उदाहरण हमने पेश किया, उसे कोई और अपनाएगा, पहले स्टेट, फिर देश और फिर शायद विश्व भी अपनाए। ये आज हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे बच्चे, आज के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको, जो हमने देखा अपने बचपन में, हमारे बच्चे नहीं जानते। सही बात है। स्पैरो नहीं जानते, हमारे बच्चों ने कौवा नहीं देखा है। हमारे बच्चों को बहुत चीज़ दिखाने के लिए हमें के लिए भी हमें ढूंढना पड़ता है क्योंकि वो चीजें अवेलेबल। बिल्कुल सही बात है। तो हमने अपनी संस्कृति का नाश भी कर दिया है, पर्यावरण के साथ साथ संस्कृति का भी नाश हम कर ही रहे हैं यहाँ पर। तो ये मुझे लगता है कि जैसे ये बढ़ती हुई एम्बिशन जो है इंसान की, या तो ये उसकी वजह है। ये तो एक मुख्य कारण ही है, इसमें नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बहुत शॉर्ट में बहुत आगे तक बढ़ना चाहते हैं जी। तो ये जो शॉर्टनेस में इतना आगे बढ़ना इजी गोइंग नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आदमी को आगे बढ़ना चाहिए ताकि आदमी अपनी बेसिक जो मजबूती है उसको मजबूत करता हुआ आगे बढ़ेगा, तो कभी गिरेगा नहीं। तो पर्यावरण भी ठीक उसी तरह से है। अगर हम अभी से उस पर्यावरण को निखारते चले जाएंगे तो 10 साल बाद अगर इसी को हम देखेंगे तो हमारा जो बीजारोपण 10 साल पहले जो हुआ है उसको एक नया रूप में हम देख सकते हैं, उसको एक अलग वे में देख सकते हैं जी। जैसे कि भी आपने कहा कि आप वन विभाग से एक पहाड़ी गोद लेने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे चाहती है, तो उसी तरीके से क्या ये प्रयास नहीं किया जा सकता, जैसे कि पिपलांतरी मॉडल में पंचायत समिति ने जो एक बहुत ज़बरदस्त मॉडल बनाया है, पिपलांतरी मॉडल, जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं वरन इंटरनेशनली बहुत सराहा गया है और वो तो बिल्कुल हमारे करीब में ही है। तो क्या आप इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र के गाँवों को भी तो गोद लेने का प्रयास कर सकते हैं और वही मॉडल वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सिर्फ पेड़ नहीं लगाए, उन्होंने जल संरक्षण भी किया है, वन्य जीवों का संरक्षण भी किया है और कुछ नई ऐसी प्रजातियाँ भी उन्होंने वहाँ पर इसकी पेड़ पौधों की ली है जो कि राजस्थान में वैसे पॉसिबल नहीं थी। उनके नए नए प्रयास, इवन उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में एक ऐसी चीज़ बनाई है कि बच्चे खेलते हैं और पानी से टंकी भर जाती है। बिल्कुल, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी बचाने का एक तरीका हो गया। तो इस तरह के मॉडल को हम प्रोत्साहन और दूसरे क्षेत्रों में भी करें। होता क्या है, अक्सर लोग फाइनेंशियली ही तो पीछे हटते हैं, लेकिन चूंकि आप उद्योगपति हैं, आपके पास, आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्या आप करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है? देखिए, इस तरह के इनोवेशंस हमारे पास आते हैं जी। हमारे इंडस्ट्रीज वालों के पास CSR फंड होते हैं जी। जिसके अंतर्गत हम उनके सहयोग देके उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी। क्या होता है, हम इसे स्टार्टअप भी बोल सकते हैं कि ये स्टार्टअप है और ऐसे लोग आगे भी आना चाहिए, कम से कम वो एक बार बताया तो सही इस प्रोजेक्ट के बारे में। पिपलांतरी मॉडल तो पूरी दुनिया जानती है। वो मैंने क्या, वो चीज़ की बात नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। बच्चे आज की तारीख स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, बहुत से हमारे इंडस्ट्रीज वाले उनके पास वो आते हैं, मिलते हैं और उनको सहयोग भी करते हैं। और ऐसी हमारी UCCI की ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज है जो उन सबको मदद डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में करती आई है और कर रही है। के माध्यम से बताना चाहिए, यहाँ पर में ऐसे स्टार्टअप प्लान्स हैं जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर हैं और कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं। रहता है, आप अपनी जो भी स्टार्टअप्स हैं आप उनको लेकर आइए, हमें जो भी अप्रोप्रिएट लगेगा
वार्ता करा सकते हैं। अगर आपस में आप दोनों के बैठ सकता है तो हम उसको आगे ले जा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यूसीसीआई का एक प्लेटफॉर्म इतना है स्टार्टअप वालों के लिए, आप नए नए इनोवेशंस लाइए, आप हमें बताइए जी। हम आपको प्रमोट करेंगे। प्रमोट ही नहीं, आपको सकेंगे, हम उतना कोशिश करेंगे। इस सारे कार्य में मीडिया आपका क्या सहयोग कर सकती है सर? सर मीडिया तो देखिए, जितने भी स्टार्टअप्स हैं आप उनको आपके मीडिया के माध्यम से उन्हें आप बता सकती है कि अगर आप स्टार्टअप नया लेके आ रहे हैं, आप नए इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, आप चैम्बर में चाहिए, आप वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलिए या वहाँ के ऑफिस बियर से मिलिए। वहाँ जब वो मिलेंगे तो डेफिनेटली जब वार्ता होगी तो कोई अच्छे कंक्लूजन के साथ निकलेंगे। आइडिया किसी इंडस्ट्री को समझ में आ गया तो हो सकता है वो इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर ले, वो हो सकता है आपको पार्टनरशिप में ले ले। आज हम देख रहे हैं जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर हैं, उदयपुर के बाहर या राजस्थान के बाहर, रिलायंस, ये सब क्या करे, सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है और फाइनेंस भी करती है और अपने शेयर होल्डर्स भी डालती है। तो इस तरह से यहाँ की उदयपुर की इंडस्ट्रीज भी हैं जो इस तरह की सब चीज़ें करती हैं और पूरा सहयोग करती है। जहाँ तक फाइनेंस की बात है, फाइनेंस में भी मदद करती है। उनको लगता है कि अगर हम इसको सही तरीके से चलाएं, इवन वो उनके पास डिज़ाइन नहीं होती तो डिज़ाइन से लेके हर चीज़ की मदद भी वो इंडस्ट्रीज वाले करते हैं। जी जी। तो आप मुझे बताइए कि पर्यावरण संरक्षण को लेके आप हमारे मेवाड़ की जनता को एक अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, सरकार और एनजीओज तो अपना काम कर ही रही है, हमें भी अपना काम करना चाहिए पर्यावरण को बचाने में। सिर्फ कहने से भी पड़ेगा, इससे अधिक पर्यावरण को बचाने के। आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है सर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आज की तारीख में बहुत सख्त है, आप प्रशासन को बताइए, मीडिया को बताइए कि इस तरह की कार्रवाई हो रही, इमीडिएटली आपको उस मीडिया में आपका कवरेज भी मिलेगा और अगर कोई गलत काम हो रहा तो उसको रोक भी लग सकती है। मेरा जनता से, उदयपुर की जनता से यही सुझाव है और यही मैं चाहता हूँ कि आप पर्यावरण के प्रति अपना पूर्ण रूप से अपना समर्थन दें और उसको कितना आप प्लांटेशन के रूप में, सोलर एनर्जी के रूप में, जलवायु रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में, आप हर दृष्टि से पर्यावरण को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं उसमें आप सहयोग दें तो निश्चित रूप से हमारे उदयपुर एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है आपके सहयोग से। तो जैसा कि आपने अभी सुना श्री मनीष जी गलुंडिया के विचार, उन्होंने बिल्कुल बेबाकी से अपनी होटल इंडस्ट्री के बारे में, रिसोर्ट्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी क्या दशा है, उन्हें किस तरीके से रुकना चाहिए, किस तरीके से नियमों का पालन करना चाहिए और आगे आगे क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इन सब के बारे में सर ने बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कितने सारे प्रयास ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, कितने प्रयास ऐसे हैं जो उदयपुर के कुछ मुख्य उद्योगपतियों द्वारा भी किए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों को आपके सामने लाने का एक छोटा सा कार्यक्रम हमने यहाँ पर शुरू किया है। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने आपको बताया कि यूसीसीआई के अंतर्गत अगर आपके पास में पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर, वन्य जीव संरक्षण को लेकर कोई इनोवेटिव आइडिया है तो आप उनके पास आइए, आपका स्वागत है वहाँ पर, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपसे बात करके मुझे बहुत सारी नॉलेज और भी मिली और इस क्षेत्र में और इस समीक्षा में आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे वैसे काफ़ी सारी जानकारियाँ हमारे सामने आती जाएगी। तो मेरी आपसे से बने जो है हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपको जो भी सहयोग इस चैम्बर के माध्यम से या इंडिविजुअल माध्यम से भी अगर आपको चाहिएगा तो हम निश्चित रूप से देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।